Hello friends, welcome once again to our YouTube channel Tattu Astro Vastu. This channel gives you insights about astrology, numerology and वास्तु शास्त्र. I am your host विपिन राय मेहंदी रत्ता. आज हम वास्तु शास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे वास्तु शास्त्र में ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है. So let's begin with today's topic. कार्डिनल और इंटर कार्डिनल सीरीज़ के बाद अब हम वास्तुशास्त्र के एक और अहम पहलू ब्रह्म स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ब्रह्म स्थल किसे कहते हैं और किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। ब्रह्म स्थल यानी किसी भूखंड विशेष का मध्य भाग, जहाँ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से उस जगह विशेष के अन्य सभी भाग प्रभावित होते हैं। ऐसा माना गया है कि जब किसी खाली पड़े हुए भूखंड के किसी हिस्से पर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ होता है तो उस निर्मित स्थल पर ब्रह्म स्थल की निर्माण प्रक्रिया स्वतः आरंभ हो जाती है। इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से जाना जाए तो कहा जा सकता है कि जब किसी भूखंड पर चार दीवारी का निर्माण किया जाता है तो उस जगह स्वतः ही ब्रह्म स्थल के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता है, यह प्रक्रिया उस निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक निरंतर जारी रहती है। यानी उस जगह विशेष पर किए जाने वाले निर्माण कार्य के अनुसार ब्रह्म स्थल का स्थान व अनुपात बदलता रहता है। चूंकि बात वास्तुशास्त्र के संदर्भ में हो रही है तो यह भी निश्चित होगा कि किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस पर अन्य दिशाओं यानी कार्डिनल और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस की भांति ब्रह्म स्थल की भी दिशा या स्थान, रूलिंग लॉर्ड और तत्व जरूर होगा। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मुख्यतः 10 दिशाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, जिनके बारे में हमने इस चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास किया। इनके बारे में जानकारी आपको ऊपर दिए गए लिंक से मिल सकती है। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, वास्तुशास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों में 10 दिशाओं के बारे में कहा गया है, यानी 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस के अलावा अन्य 2 दिशाएं जिन्हें आकाश और पाताल कहा गया है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पूर्व में बताने का प्रयास किया गया है, किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस का भूतल, जिसे हम सभी ग्राउंड फ्लोर के रूप में जानते हैं, इसी भूतल पर उस भूखंड के 9वें भाग के अनुपात में ब्रह्म स्थल का निर्धारण होता है। इसी भूतल के निचले स्तर को पाताल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर उस भूखंड पर बनाए जाने वाले भवन के ऊपरी स्तर को आकाश कहा गया है। इस बात को आप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेजेस की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। पहली इमेज की मदद से हमें कार्डिनल और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि दूसरी इमेज की मदद से हमें 2 अन्य दिशाओं यानी पाताल और आकाश के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेव को ब्रह्म स्थल का लॉर्ड माना गया है। इनको समस्त सृष्टि का जनक कहा जाता है, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। इसलिए ब्रह्मा को इस सृष्टि का जनक भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थल का तत्व आकाश माना गया है। इसे स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस यानी अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, जिसका विस्तार असीमित माना गया है। इसमें समस्त ऊर्जाओं का समावेश देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल को ऊर्जा का मूल उद्गम स्थल माना गया है, यानी किसी जगह विशेष पर सभी दिशाओं में ऊर्जा का स्तर संतुलित मात्रा में रह सके, इसके लिए उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल का संतुलन में होना आवश्यक होता है, ताकि ब्रह्म स्थल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह उस जगह विशेष पर सभी दिशाओं में हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा अन्य दिशाओं के ऊर्जा स्तर के साथ ही उनके तत्वों में भी असंतुलन का कारण बनती है। इसके लिए किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल का खुला व हल्का होना आवश्यक होता है। ऐसे में ब्रह्म स्थल में जाने या अनजाने में किया गया ऐसा कोई भी कार्य जिससे ब्रह्म स्थल असंतुलित होता हो, ऊर्जा के संतुलित स्तर व प्रवाह में बाधक बनता है। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है कि वास्तुशास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों में 3 तरह की ऊर्जाओं की बात कही गई है, जिन्हें हम चुंबकीय ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं।
इन ऊर्जाओं का प्रभाव किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस पर एक छोर से दूसरे छोर तक सतत होता रहता है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान इन सभी ऊर्जाओं के प्रवाह में कई बार बदलाव आता है। कई बार अनजाने में हमारे द्वारा इस ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग में निर्माण करने से इस ऊर्जा के सतत प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन पर होता है। अब सवाल यह उठता है कि किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि इस वीडियो के आरंभ में यह कहा गया है कि ब्रह्म स्थल का स्थान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले निर्माण के क्षेत्रफल के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर पहले सवाल के जवाब में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस पर ब्रह्म स्थल का निर्धारण करने में मदद मिल सकती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज में आपको दो तरह के बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। गौर से देखने पर आपको छोटे बॉक्सेस की संख्या बड़े दिखाई देने वाले बॉक्सेस से ज़्यादा दिखाई देगी। जहां छोटे बॉक्सेस संख्या में 81 हैं, वहीं बड़े बॉक्सेस की संख्या मात्र 9 है। इस इमेज में आपको वास्तु पुरुष की आकृति के साथ ही कुछ चिन्ह भी दिखाई दे रहे होंगे। इन चिन्हों को वास्तुशास्त्र में मर्म स्थान कहा गया है। वास्तुशास्त्र में मर्म स्थानों को बहुत महत्व दिया गया है। किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में इनका क्या महत्व होता है, आगे आने वाले टॉपिक्स में इस विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। आज हम स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस पर ब्रह्म स्थल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, इस इमेज में आपको दो प्रकार के स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ छोटे आकार के हैं, वहीं दूसरी और कुछ बड़े आकार के हैं। बड़े बॉक्सेस की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें हम 3x3 की ग्रिड का नाम भी दे सकते हैं। इस 3x3 की ग्रिड के बीच का भाग यानी 9वां हिस्सा किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस का ब्रह्म स्थल कहलाता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज में ग्रिड या बॉक्स स्क्वायर शेप के हैं। अगर हमें किसी रेक्टेंगल शेप या राउंड शेप या किसी एल शेप के प्लॉट का ब्रह्म स्थल जानना हो तो क्या करेंगे? इसके जवाब में आपको उस वर्किंग एरिया का 9वां भाग, जो कि उस जगह विशेष के मध्य में आता है, उस भाग को हम ब्रह्म स्थल कहेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेजेस की मदद से इस बात को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट इमेज एक स्क्वायर शेप की है। इसके ब्रह्म स्थल का निर्धारण किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। सेकंड इमेज रेक्टेंगल शेप प्लॉट की है। इसके ब्रह्म स्थल का निर्धारण किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। थर्ड इमेज एल शेप प्लॉट की है, वहीं फोर्थ इमेज एक गोलाकार प्लॉट की है। इन इमेजेस के माध्यम से आपको एल शेप और राउंड शेप प्लॉट का ब्रह्म स्थल किस प्रकार ज्ञात किया जाए, यह बताने का प्रयास किया गया है। अगर आप इन सभी इमेजेस को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सिर्फ एल शेप प्लॉट को छोड़कर शेष सभी में क्षेत्रफल 9 बराबर भागों में बंट गया है और इन सभी में बीच के भाग को ब्रह्म स्थल कहा गया है। जबकि एल शेप प्लॉट में जो हिस्सा नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल कम हो गया है, लेकिन जो बात समान है वह है ब्रह्म स्थल का स्थान। इस प्लॉट में भी ब्रह्म स्थल बीच वाले भाग को ही माना गया है। इन सभी इमेजेस के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस के 9वें एवं मध्य भाग को ब्रह्म स्थल कहा जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि किसी भूखंड पर किए गए निर्माण में ब्रह्म स्थल कटा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण उस बनाए गए भवन का डिजाइन न होकर उस भूखंड का आकार होता है। मजबूरीवश उस भूखंड के आकार के आधार पर ही निर्माण करना होता है। इसी कारण उस निर्मित भवन के ब्रह्म स्थल के कटे होने की संभावना बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अब हम स्क्रीन पर दिखाई दे रही वास्तु पद और वास्तु पुरुष की इमेज की मदद से किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पूर्व में बताने का प्रयास किया गया है, वास्तुशास्त्र में विभिन्न प्रकार की पद विन्यास विधि का प्रयोग वैदिक काल से होता आया है। इसमें बनाए जाने वाले भवन के अनुरूप पद विन्यास विधि का चयन किया जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज में 81 पद विन्यास का प्रयोग किया गया है। इसे एकाशीति पदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः आवासीय भवन बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। बाद में इसे 3x3 के समान खंडों में विभाजित कर दिया गया है।
प्रत्येक बड़े खंड में 9 छोटे खंडों का समावेश किया गया है। इस 3 गुणा 3 के 9 खंडों में से बीच के खंड को वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थल के नाम से जाना जाता है। इसे वास्तु पुरुष का हृदय स्थल माना गया है। हृदय को मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। एक सामान्य व्यक्ति का स्वस्थ होना उसके हृदय की स्वस्थता पर निर्भर करता है, क्योंकि हृदय का कार्य धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त उपलब्ध करवाना होता है, ताकि उस व्यक्ति के बाकी अंग सही तरह से कार्य करते रहें। अन्यथा हृदय के रोगी हो जाने पर या उसके सही तरह से कार्य नहीं करने पर शरीर के बाकी अंगों पर नकारात्मक प्रभाव होता है एवं इस स्थिति में व्यक्ति के अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल को सबसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि इसके असंतुलित होने का नकारात्मक प्रभाव उस पूरे भवन पर होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन स्तर पर देखने को मिलता है। अगर इस बात को सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कोई भी कार्य या गतिविधि जिसके द्वारा किसी जगह विशेष का ब्रह्म स्थल या आकाश तत्व असंतुलित या दूषित होता हो, उस जगह पर अन्य तत्वों के असंतुलन के साथ साथ उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियों का कारण बनता है। ये परेशानियां मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक किसी भी रूप में हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस के ब्रह्म स्थल को संतुलित करके उसका दोष निवारण करने से न केवल ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उस जगह विशेष की अन्य दिशाओं के साथ साथ उन दिशाओं से संबंधित तत्वों को भी काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। इसका आशय यह है कि किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल के संतुलन में होने से किसी जगह विशेष पर अन्य दिशाओं के संतुलित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रह्म स्थल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह उस जगह विशेष की अन्य दिशाओं तक होता रहता है। इसके लिए किसी जगह विशेष के ब्रह्म स्थल का खाली, साफ, स्वच्छ और हवादार होना अति आवश्यक है। साथ ही ब्रह्म स्थल पर सही मात्रा में रोशनी का होना भी आवश्यक होता है। किसी भी जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल के बीच के भाग का उठा हुआ होना भी ब्रह्म स्थल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा के सहज प्रवाह में सहायक सिद्ध होता है। इस तरह ब्रह्म स्थल यानी भूखंड के उठे हुए भाग को कुंभ पृष्ठ कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इस प्रकार उठे हुए भाग को किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में शुभ माना गया है। आइए अब उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिनसे किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल असंतुलित होता है। इसमें सबसे मुख्य कारण किसी जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल का बीच से दबा हुआ होना माना जाता है। इसकी वजह से ब्रह्म स्थल से सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति और प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ब्रह्म स्थल में टूट फूट का होना ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी का कारण बनता है। किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल का कटा हुआ होना उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी का कारण बनता है। ब्रह्म स्थल में गड्ढों का होना ब्रह्म स्थल से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा में कमी का कारण बनता है। ब्रह्म स्थल पर रखा गया भारी भरकम सामान उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ साथ ऊर्जा के प्रवाह में बाधक बनता है। ब्रह्म स्थल पर फैला हुआ या अस्त व्यस्त सामान सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ब्रह्म स्थल पर गाड़ी गई कील उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी का कारण बनती है। किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल पर रखा गया भारी फर्नीचर उस जगह पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही ऊर्जा के प्रवाह में भी बाधक बनता है। किसी भूखंड पर निर्माण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्म स्थल पर किसी भी प्रकार का खंभा या बीम का बनाया जाना उस भूखंड पर ब्रह्म स्थल से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा में बाधक सिद्ध होते हैं। ब्रह्म स्थल पर किचन के रूप में अग्नि तत्व का होना उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही आकाश तत्व में असंतुलन का कारण बनता है। ब्रह्म स्थल पर निर्माण के तौर पर बनाई गई दीवार ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही उसके प्रवाह में भी बाधक बनती है। किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल पर स्टोर रूम का होना ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति में बाधक होने के साथ ही आकाश तत्व में असंतुलन का कारण बनता है। ब्रह्म स्थल पर बना हुआ टॉयलेट न केवल ब्रह्म स्थल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा में बाधक बल्कि आकाश तत्व में भारी असंतुलन का कारण बनता है।
किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स या बोरिंग का होना उस जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही आकाश तत्व में असंतुलन का कारण बनता है। उपरोक्त कारणों से किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल की सकारात्मक ऊर्जा में कमी के साथ ही आकाश तत्व में असंतुलन पैदा होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन स्तर पर देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि किसी जगह विशेष पर ब्रह्म स्थल में गड्ढे, भूमिगत जल स्रोत या टॉयलेट का होना उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में निरंतर आने वाली परेशानियों का कारण बनता है। आज हमने किसी लिविंग या वर्किंग स्पेस में ब्रह्म स्थल की उपयोगिता और आकाश तत्व के साथ ही इनके असंतुलन के कारणों को जानने का प्रयास किया। अगले टॉपिक में हम ज्योतिष, वास्तु और अंकशास्त्र श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।